इस दुनिया में कोई भी ऐसा घर परिवार नहीं है जिस घर में छोटी मोटी बातें या फिर झगड़े तकरार ना होता हो। पर इसका मतलब ये नहीं है कि झगड़े तकरार करके गुस्से में घर ही छोड़ दें। आज की कहानी में एक लड़की शादी कर अपने ससुराल तो जाती है, लेकिन शादी के ठीक 1 साल के बाद ही अपने पति से झगड़े तकरार करके मायके में चली आती है। लेकिन मायके में रहते हुए उसे अभी 4 महीना भी नहीं गुजरा था कि एक दिन उसके पति की बड़ी ही बेरहमी तरीके से हत्या कर दी जाती है। पुलिस जब इस केस की छानबीन करना शुरू करती है तो इस हत्या में 4 लोगों को गिरफ्तार करके लाती है। पर जब इन चारों का चेहरा समाज के सामने लाया जाता है तो इन्हें देखकर किसी को भी अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है कानपुर और इसी कानपुर का एक थाना पड़ता है नौबस्ता। नौबस्ता थाने के अंतर्गत एक कॉलोनी आता है खाड़ेपुर और इसी खाड़ेपुर गांव का रहने वाला जगराम सिंह। जगराम सिंह की पत्नी का नाम है मीना देवी। जगराम सिंह के टोटल 3 बच्चे हैं, जिसमें 2 बेटी हैं और 1 बेटा। बड़ी बेटी का नाम ममता, दूसरी बेटी पूजा और सबसे छोटा बेटा राजकुमार। ममता जिसकी 2 साल पहले ही शादी हो चुकी है, जिसके पति का नाम है मनोज सिंह। मनोज जो कटरा निवासी है। इधर पूजा भी जब जवानी के दहलीज पे कदम रखती है, उसके बाद से जगराम सिंह अपनी बेटी की शादी कराने के लिए एक लड़के का तलाश करना शुरू कर देता है। तभी जगराम की मुलाकात तेज बहादुर सिंह से होती है। तेज बहादुर जो हंसपुरम का रहने वाला है। दरअसल ये तेज बहादुर कोई और नहीं बल्कि जगराम के ही बड़े भाई का दामाद है। जगराम तेज बहादुर से कहता है कि पूजा के लिए एक लड़के का तलाश करो। इस पे तेज बहादुर जगराम से कहता है कि मेरा ही एक छोटा भाई है जिसका नाम है ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जो ड्राइविंग का काम करता है। तेज बहादुर जगराम से कहता है कि अगर आप बुरा ना मानो तो पूजा के लिए ओम प्रकाश सही है। जैसे ही ओम प्रकाश का नाम बताता है, जगराम को भी ओम प्रकाश पसंद आ जाता है, क्योंकि ये रिश्ता पहले से ही पुराना था। जगराम भी तेज बहादुर के पूरे परिवार को बेहतर तरीके से जानता था। जैसे ही ओम प्रकाश पसंद आ जाता है, फरवरी 2016 में जगराम अपनी बेटी पूजा की शादी ओम प्रकाश से कर देता है। पूजा भी जब शादी करके ससुराल में जाती है, चूँकि वहाँ पे उसकी मुलाकात तेज बहादुर की पत्नी अनीता से होती है। अनीता जो पूजा की चचेरी बहन है। पूजा के अपने ससुराल वाले उसे बेहद लाड प्यार करते हैं। पूजा भी अपने ससुराल वालों का बेहतर तरीके से देखभाल करती है। तेज बहादुर जो टोटल 4 भाई है और 1 बहन। बड़ा तेज बहादुर, दूसरा ओम प्रकाश, तीसरा छोटू और सबसे छोटा भाई प्रमोद। उषा जो तीसरी नंबर की है, जिसकी ऑलरेडी पतारा में शादी हो चुकी है। इधर पूजा जब शादी कर अपने ससुराल में जाती है, अपने ससुराल वालों के साथ 1 साल तक बड़ी खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करती है। पर जैसे ही शादी के 1 साल का समय गुजरता है, एक दिन ओम प्रकाश और पूजा के बीच छोटी सी बातों को लेकर के झगड़े तकरार शुरू हो जाता है। इस झगड़े तकरार से पूजा इस प्रकार से नाराज़ हो जाती है कि अपने पति को ससुराल में ही छोड़कर अकेले मायके में चली आती है। उसके बाद से ओम प्रकाश पूजा को मनाने के लिए अपने ससुराल में भी जाता है, लेकिन पूजा अपने पति के साथ जाने के लिए तैयार नहीं होती है। बात कर रहा हूँ मैं 6 नवंबर 2018 के शाम के करीब 7 बजे के आसपास। दरअसल ओम प्रकाश अपनी बहन उषा के घर पतारा के लिए बाइक लेकर निकलता है, लेकिन देर रात तक भी जब ओम प्रकाश घर पे नहीं आता है तो उसका बड़ा भाई तेज बहादुर उसके नंबर पे फ़ोन करता है, लेकिन अब ओम प्रकाश का नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है। उसके बाद से तेज बहादुर अपनी बहन उषा के नंबर पे फ़ोन करता है और ओम प्रकाश के बारे में पूछता है। उषा कहती है कि ओम प्रकाश मेरे घर पे आया ही नहीं है। जैसी इस तरह की बातें कहती है, उसके बाद से तेज बहादुर का पूरा परिवार ओम प्रकाश की हर जगहों पे तलाश करना शुरू कर देता है। देखते ही देखते पूरी रात गुजर जाती है। अगली सुबह तक भी जब ओम प्रकाश अपने घर पे नहीं आता है तो उसका बड़ा भाई तेज बहादुर अपनी साइकिल लेकर ओम प्रकाश को ढूंढने के लिए निकलता है। पर जैसे ही शंभुआ हाईवे पुल पर पहुंचता है, देखता है कि वहाँ पे काफ़ी लोग इकट्ठा थे। दरअसल वहाँ पे एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ था। जैसे ही उस डेड बॉडी को देखता है, देख करके
शिनाख्त कर लेता है। दरअसल वहाँ पे पुलिस भी पहुँच चुकी थी। उस डेड बॉडी को देखकर रोते हुए पुलिस वालों से कहता है कि साहब ये कोई और नहीं बल्कि मेरा ही छोटा भाई ओम प्रकाश है। पुलिस जब ओम प्रकाश के बारे में पूछताछ करती है तो तेज बहादुर कहता है कि साहब मेरा भाई कल शाम को अपने बहन के घर के लिए निकला था, लेकिन हो सकता है कि उधर से वापस आते वक्त रात में ही उसका एक्सीडेंट हो गया हो। पुलिस सबसे पहले ओम प्रकाश की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पर जैसे ही 2 दिन का समय गुजरता है, ओम प्रकाश का जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है उसमें एक बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया जाता है कि ओम प्रकाश का गाड़ी से एक्सीडेंट नहीं हुआ है बल्कि उसके गले पे किसी तेज़धार हथियार को चलाकर उसकी हत्या की गई है। जैसे ही हत्या का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है, ये देखकर पुलिस भी एकदम से चौंक जाती है और फिर पुलिस अब इस केस की छानबीन करना शुरू करती है। पुलिस इस बारे में पूछताछ करने के लिए ओम प्रकाश के बड़ा भाई तेज बहादुर को थाने में बुलाती है और उससे ओम प्रकाश की हत्या के बारे में पूछताछ करती है। तेज बहादुर कहता है कि साहब मुझे नहीं मालूम कि मेरे भाई की हत्या किसने किया है, लेकिन जैसे ही इस हत्या के बारे में ओम प्रकाश के छोटे भाई छोटू, प्रमोद और उसकी बहन उषा को मालूम चलता है, तीनों ही थाने में पहुंच जाते हैं। उषा रोते हुए पुलिस वालों से कहती है कि साहब मेरे भाई की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसी की पत्नी पूजा अपने जीजा मनोज सिंह के साथ मिलकर के हत्या की है। जैसे ही मनोज सिंह का नाम लेती है पुलिस कठारा से मनोज को अपने कस्टडी में ले लेती है और फिर मनोज से ओम प्रकाश की हत्या के बारे में सख्ती से पूछताछ करती है। पुलिस जैसे ही अपना सख्ती दिखाना शुरू करती है, आखिरकार मनोज भी अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। लेकिन मनोज जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो पुलिस मनोज के तहरीर पे 3 और लोगों को भी अपने कस्टडी में लेकर आती है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है घटना से ठीक लगभग 3 साल पहले, जब जगराम अपनी बड़ी बेटी ममता की शादी मनोज से करता है। मनोज जब ममता से शादी कर अपने घर लेकर आता है, खूबसूरत पत्नी पाकर बेहद ही खुश होता है। मनोज जो कि अपने पिता के साथ ही खेती किसानी का काम करता है, सब्जियां उगाता है और उन्हें लेकर नौबस्ता में होलसेल में बिक्री करता है। चूँकि नौबस्ता से उसका ससुराल भी काफ़ी नज़दीक होता है, जब भी उसे मार्केट में लेट हो जाता है मनोज अक्सर अपने ससुराल चला जाता है। ससुराल में जब पहुंचता है तो अपनी साली पूजा से भी काफ़ी हद तक हंसी मजाक करता है। लगभग 2 साल का जब समय गुजरता है, इधर मनोज का अपनी पत्नी से दिल भर जाता है। लेकिन मनोज का जैसे ही अपनी पत्नी से दिल भर जाता है, अब मनोज की नीयत कहीं ना कहीं अपनी साली पूजा के ऊपर ख़राब हो जाती है। उसके बाद से मनोज जब भी नौबस्ता मार्केट में जाता है, कोई ना कोई बहाना बनाकर अपने ससुराल में चला जाता है। चूँकि मनोज और पूजा के बीच में जीजा साली का रिश्ता होता है, इसीलिए दोनों काफ़ी हद तक हंसी मजाक करते हैं। हंसी मजाक में मनोज कुछ ऐसी बातें कह देता है जिसे सुनकर पूजा को भी समझने में देर नहीं लगता है कि उसका जीजा उससे चाहता क्या है। आखिरकार कहीं ना कहीं पूजा भी मनोज को पसंद करने लगती है। इसी फिराक में एक दिन मनोज जब अपने ससुराल में पहुंचता है, उसे एक मौका मिल जाता है, क्योंकि उस दिन उसके ससुराल में उसके सास ससुर भी नहीं थे और उसका छोटा साला राजकुमार भी कहीं घूमने के लिए गया था। पूजा अपने घर में अकेले थी। मनोज को जैसे ही ऐसा मौका मिल जाता है, मनोज इस मौके का फ़ायदा उठा लेता है। दरअसल उसी दिन ही मनोज और पूजा के बीच में नाजायज़ संबंध बन जाता है। पहली बार जब दोनों के बीच में नाजायज़ संबंध बनता है, पूजा भी एकदम से मनोज का दीवानी हो जाती है। उसके बाद से ये सिलसिला रोज़ का हो जाता है। आगे चल करके दोनों इस प्रकार से निडर हो जाते हैं कि मनोज अब कोई ना कोई बहाना बनाकर रात्रि के वक्त अपने ससुराल में ही ठहर जाता है। हालांकि इस बात की जानकारी मनोज की पत्नी को कभी मालूम नहीं चलता है। मनोज अपने सास ससुर की भी काफ़ी हद तक मदद करता है, जिसकी वजह से उसके सास ससुर भी मनोज को काफ़ी पसंद करते हैं। रात्रि के वक्त मनोज जब भी अपने ससुराल में रुकता है, करीब 12-1 बजे के आसपास जब उसके सास ससुर गहरी नींद में सो जाते हैं, उठ करके पूजा के कमरे में चला जाता है और करीब 4 बजे के आसपास उसके कमरे से निकलकर अपने कमरे में आकर के गहरी नींद में सो जाता है। हर रोज़ के तरह एक दिन जब मनोज रात्रि के वक्त पूजा के कमरे में जाता है, इधर करीब रात्रि के 2 बजे के आसपास उसके ससुर जगराम की नींद खुल जाती है। जगराम जैसे ही उठते हैं, पूजा के कमरे से उन्हें हल्की सी आवाज़ सुनाई देती है। जा कर के जब खिड़की के माध्यम से देखते हैं
तो अंदर का नज़ारा देख उनका खून खौल उठता है। जा कर के जब दरवाज़ा खुलवाते हैं, पूजा दरवाज़ा खोलती है, लेकिन दोनों जब जगराम को अपने सामने देखते हैं, मनोज तुरंत ही अपने ससुर का पैर पकड़ लेता है। उस वक्त तो जगराम दोनों को कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन जैसी सुबह होती है जगराम इस बात की जानकारी अपनी पत्नी को दे देते हैं। मनोज अपने सास ससुर से अपनी गलतियों की माफ़ी मांगता है और वहाँ से अपने घर चलाता है। जगराम और उसकी पत्नी इस बात की जानकारी अपनी बड़ी बेटी को भी नहीं देते हैं, क्योंकि उन्हें डर सताने लगता है कि कहीं इस वजह से उनकी बच्ची का रिश्ता न खराब हो जाए। लेकिन अब जगराम अपनी बेटी पूजा की शादी जल्द से जल्द कराने के लिए एक लड़के का तलाश करना शुरू कर देते हैं। तभी इधर जगराम की मुलाकात तेज बहादुर से हो जाती है और फिर उसके छोटे भाई ओम प्रकाश से पूजा का रिश्ता तय कर देते हैं। जैसे ये शादी तय हो जाती है, पूजा अपने जीजा मनोज के नंबर पर फ़ोन करती है और कहती है कि मेरी शादी तय हो गई है। जैसे इस तरह की बातें कहती है, मनोज फिर से अपने ससुराल में जाता है और अपने सास ससुर के सामने हाथ जोड़ करके अपनी गलतियों की माफ़ी नहीं मांगता है, बल्कि उन्हें यकीन दिला देता है कि आज के बाद से मैं पूजा को अपनी सगी बहन की तरह मानूंगा। मुझसे जो भी गलती हुई है उसे माफ़ कर दीजिए। जैसे इस तरह की बातें कहता है, आखिरकार जगराम और उसकी पत्नी भी मनोज की गलतियों को माफ़ कर देते हैं और फिर फरवरी 2016 में पूजा की शादी ओम प्रकाश से हो जाती है। ओम प्रकाश से शादी कर जब ससुराल में पहुंचती है, उसके बाद से मनोज अक्सर अब पूजा के ससुराल में भी जाना शुरू कर देता है। चूँकि मनोज और ओम प्रकाश के बीच साढ़ू का रिश्ता होता है, इसलिए ओम प्रकाश भी इसका विरोध नहीं करता है। जब भी उसके ससुराल में जाता है, पूजा से भी वहाँ भी काफ़ी हद तक हंसी मजाक करता है। लेकिन बार बार जब पूजा के ससुराल में जाने लगता है, इसलिए पूजा के पति ओम प्रकाश को मनोज का उसके घर आना अच्छा नहीं लगता है। इसलिए एक दिन ओम प्रकाश अपनी पत्नी से कहता है कि मनोज को समझा देना, आज के बाद से ना तो मैं उसके घर जाऊंगा और ना ही वो मेरे घर आएगा। लेकिन पूजा अपने जीजा को मना नहीं करती है। इधर मनोज जब ओम प्रकाश के घर पे जाना शुरू करता है तो उसके बड़े भाई तेज बहादुर से काफ़ी गहरी दोस्ती भी हो जाती है। दरअसल दोनों एक साथ बैठ कर के शराब भी पीने लगते हैं। लेकिन बार बार जब उसके घर पे जाने लगता है, इस वजह से ओम प्रकाश को अब अपनी पत्नी के ऊपर शक हो जाता है। इसी शक के दायरे में जब अपनी पत्नी के बारे में पता करने की कोशिश करता है, आखिरकार ओम प्रकाश को ये मालूम चल जाता है कि शादी से पहले उसकी पत्नी का मनोज के साथ अवैध संबंध चल रहा था। जैसे इस बारे में पूजा से पूछता है, चूँकि कठोर सच्चाई जब पूजा भी सुनती है, सुन करके एकदम से भड़क जाती है। उसके बाद से इसी बात को लेकर के पूजा और उसके पति के बीच में झगड़े तकरार शुरू हो जाता है। इस बात की जानकारी इधर जब मनोज को मालूम चलता है, मनोज भी ओम प्रकाश के घर पे आना जाना बंद कर देता है। लेकिन मनोज जब पूजा के ससुराल जाना बंद कर देता है, पूजा अपने पति से और झगड़े तकरार करने लगती है और आखिरकार एक दिन झगड़े तकरार करके गुस्से में अपने मायके चली आती है। जब मायके में पहुंचती है, उसके बाद से ओम प्रकाश भी उसे मनाने के लिए आता है, लेकिन पूजा अपने पति के साथ जाने के लिए तैयार ही नहीं होती है। इधर मनोज को जब मालूम चलता है कि पूजा अपने मायके में आ गई है, ये जान करके मनोज भी काफ़ी खुश हो जाता है। तुरंत अपने ससुराल में पहुंचता है और पूजा से कहता है कि जो भी तुमने निर्णय लिया है बिल्कुल सही लिया है। तुम्हें जो भी मदद चाहिए मैं तुम्हारा मदद करूंगा। पर जैसे ही कुछ दिन का और समय गुजरता है, ओम प्रकाश फिर से अपनी पत्नी को मनाने के लिए जाता है। पूजा जब वापस आने के लिए तैयार नहीं होती है, ओम प्रकाश पूजा की पिटाई कर देता है। इस पिटाई से पूजा इस प्रकार से नाराज़ हो जाती है कि अपने जीजा के संग मिल करके अपने पति के ऊपर ही दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज करा देती है, जिसकी वजह से ओम प्रकाश जेल चला जाता है। जेल जाने के बाद कुछ दिन तो अंदर रहता है, लेकिन जैसे ही बेल पे रिहा होता है, जब घर वापस आता है, अपने भाई तेज बहादुर से कहता है कि वो केस वापस करवा दो। लेकिन तेज बहादुर भी अपने भाई का साथ नहीं देता है, बल्कि पूजा के ही मायके वालों का साथ देने लगता है, जिस वजह से ओम प्रकाश का अपने भाई के साथ में भी झगड़े तकरार शुरू हो जाता है। एक दिन फिर से ओम प्रकाश जब अपनी पत्नी से मुलाकात करने के लिए ससुराल में जाता है, तो वहाँ पे मनोज को भी देखता है। मनोज को जैसे ही देखता है, ओम प्रकाश के तन बदन में एकदम से आग लग जाती है। ओम प्रकाश मनोज को धमकी देते हुए कहता है कि अगर तुम मेरे रिश्तेदार नहीं होते तो मैं तुम्हें यहीं जान से मार देता। बेहतर है तुम्हारे लिए आज के बाद से मेरी पत्नी से कभी मुलाकात करने की कोशिश मत करना।
जब इस तरह की धमकी देता है, मनोज भी ये सारी धमकियाँ सर झुका करके सुनता है। सुनने के बाद मनोज वहाँ से घर वापस आ जाता है। पर मनोज जैसे ही घर पे पहुँचता है, इधर पूजा मनोज के नंबर पे फ़ोन करती है। कहती है कि तुम तो बड़ी मर्दानगी दिखा रहे थे, लेकिन मेरे पति के सामने भिग्गी बिल्ली बन गए। जिस तरह से मेरा पति तुम्हें धमकी दे रहा था, तुम्हें उसे जान से मार देना चाहिए। जैसे ही पूजा इस तरह की बातें कहती है, मनोज को भी अपना बेइज्जती याद आने लगता है। मनोज पूजा से कहता है कि अगर वो तुम्हारा पति नहीं होता तो मैं वाकई में उसे जान से मार देता। जान से जब मारने की बात कहता है, पूजा भी मनोज को इजाज़त दे देती है। मनोज को जैसे ही इजाज़त मिल जाता है, उसके बाद से मनोज अब ओम प्रकाश को इस दुनिया से हटाने के लिए एक षड्यंत्र बनाता है और साथ ही इस बारे में जाकर के अपने साले राजकुमार से भी बातचीत करता है। राजकुमार भी अपने जीजा का साथ देने के लिए सिर्फ इसलिए तैयार हो जाता है क्योंकि राजकुमार को लगता है कि उसका जीजा उसकी बहन की अक्सर पिटाई करते रहता है। उसके बाद से मनोज जा कर के ओम प्रकाश के ही बड़े भाई तेज बहादुर से मुलाकात करता है और फिर उसी के छोटे भाई ओम प्रकाश को इस दुनिया से हटाने की बात कहता है। तेज बहादुर भी अपने भाई से इस प्रकार से गुस्से में आ चुका था कि मनोज का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद से ये सब के सब मिलकर एक सही मौके का इंतज़ार करने लगते हैं। 6 नवंबर 2018 को शाम के 7 बजे के आसपास ओम प्रकाश अपनी बहन उषा के घर के लिए निकलता है, लेकिन जैसे ही बिधुन इलाके में पहुंचता है, उसकी बाइक खराब हो जाती है। इसलिए ओम प्रकाश अपने बड़े भाई तेज बहादुर के नंबर पर फ़ोन करता है और कहता है कि मेरी बाइक ख़राब हो चुकी है, कुछ पैसे दे दो। लेकिन इधर तेज बहादुर को जैसे ही मालूम चलता है कि वो बिधुन में है और अपनी बाइक रिपेयर कर रहा है, तेज बहादुर मनोज के नंबर पर फ़ोन करता है और कहता है कि हमारे पास इससे बेहतर और कोई मौका नहीं मिल सकता है, बेहतर है तुम बिधुन में पहुँचो। मनोज से जैसे ही बताता है, मनोज अपनी बाइक लेकर के सीधे अपने ससुराल में जाता है और अपने साले राजकुमार को लेकर बिधुन में पहुंच जाता है और जा कर के ओम प्रकाश से मुलाकात करता है। साथ ही साथ ओम प्रकाश से कहता है कि मुझसे जो कुछ भी गलतियां हुई है उसे माफ़ कर दो। आज के बाद से मेरी तरफ से तुम्हें कोई शिकायत नहीं होगी। चूँकि ओम प्रकाश और मनोज के बीच में साढ़ू का रिश्ता था, ओम प्रकाश भी मनोज को माफ़ कर देता है। लेकिन मनोज ओम प्रकाश से कहता है कि जब तुमने मुझे माफ़ कर ही दिया है, इस खुशी में एक पार्टी हो जाए, चलो हम दोनों शराब पीते हैं। ओम प्रकाश भी मनोज की बात मान लेता है। उसके बाद से दोनों शराब के ठेके पे जाते हैं और जाकर शराब पीते हैं। लेकिन मनोज अपने षड्यंत्र के तहत ओम प्रकाश को ज़्यादा मात्रा में शराब पिलाता है। उसके बाद से दोनों वहाँ से निकलते हैं। लेकिन ओम प्रकाश जब वहाँ से निकलता है, अपनी बहन के घर के लिए रवाना होता है। लेकिन जैसे ही शंभुआ हाईवे के पुल पे पहुँचता है, इधर ओम प्रकाश का बड़ा भाई तेज बहादुर, मनोज और उसका साला राजकुमार, ये तीनों मिल कर के ओम प्रकाश का रास्ता रोक लेते हैं। उसके बाद से मनोज और तेज बहादुर दोनों मिल कर के ओम प्रकाश को पकड़ लेते हैं और अपने पास से एक तेज धार हथियार को निकालते हैं और उस हथियार को ओम प्रकाश के गले पे चला देते हैं, जिसकी वजह से ओम प्रकाश की घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। उसके बाद से ये तीनों मिल कर के ओम प्रकाश की डेड बॉडी को सड़क किनारे फेंक देते हैं। तेज बहादुर अपने घर चला जाता है और मनोज अपने साले राजकुमार को लेकर अपने ससुराल में पहुंचता है और पूजा से कहता है काम हो चुका है। उसके बाद से मनोज भी अपने घर चला जाता है। वाकई में मनोज जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है, पुलिस मनोज के ही तहरीर पे पूजा, उसका भाई राजकुमार और ओम प्रकाश का बड़ा भाई तेज बहादुर, इन तीनों को भी अपने कस्टडी में लेकर आती है। फिलहाल पुलिस ने इन चारों आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर इन पे गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।